Hello everyone, I am Lisha and I am your physics educator at Vigyanis. So I hope you all are doing very good और CUET की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक अगर किसी ने CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है सो इट्स हाई टाइम begin your preparation and it's a very important announcement for you all that a free crash course we are going to bring a free crash course for you all which is going to start from 7 of April जहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पूरा कंप्लीट डिटेल में सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम 7 ऑफ अप्रैल एंड रिमेंबर दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको इसके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर विज्ञानीस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगी। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको कंप्लीट नोट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप लोग हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तीनों नोट्स, तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं एट ओनली रुपीज़ 499 499 रुपीज़ के आप कंप्लीट नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर किसी को नोट्स नहीं चाहिए, सिर्फ फ्री कंटेंट चाहिए कि वो पढ़ना चाहता है, उसको नोट्स नहीं चाहिए हैं, तो आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स अगेन आई एम अनाउंसिंग दैट इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 ऑफ अप्रैल। ठीक है? तो CUET UG 2025 ओके, फ्री क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी व्हिच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 ऑफ अप्रैल। ओके, तो आज जो हमारा वीडियो है वो किस पे रहने वाला है? वो पीवाईक्यू पे रहने वाला है। कौन से पीवाईक्यू पे? 2023 के पीवाईक्यू के ऊपर। CUET 2023 के फिजिक्स के पेपर को वी आर गोइंग टू एनालाइज़, वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है? जो 2023 का पेपर है वो कंपैरेटिवली 2024 से काफ़ी ईज़ी है। ठीक है? यहाँ पे न्यूमेरिकल का जो रेशो है वो बहुत कम है। थ्योरी भी बहुत ईज़ी, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया है यहाँ पे। सो लेट अस बिगिन विद द पीवाईक्यूज। तो आपको पहला क्वेश्चन अगेन रिमेंबर, ये जो हम करने वाले हैं ये 2 पार्ट्स में किया जाएगा 2023 का पेपर। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे या 20 क्वेश्चंस करेंगे और फिर कल के वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को 2023 के सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपको टेबल बनी हुई दिख रही है कॉलम 1 और कॉलम 2 में, like linear charge density, surface charge density, volume charge density and discrete charge on the left hand side, और ऐसे ही राइट हैंड साइड पर भी कुछ लिखा हुआ है दैट इज चार्ज वॉल्यूम, चार्ज लेंथ, चार्ज एरिया, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस। सो यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा। बिफोर गोइंग ऑन टू द ऑप्शन मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताती हूँ। देखो, आपको पता है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पता है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पता है ये चीजें। और डिस्क्रीट चार्ज मतलब बहुत सारे छोटे छोटे अलग चार्जेस, कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके साथ मैच करेगी? चार्ज लेंथ के साथ, सेकेंड के साथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके साथ मैच करेगी? चार्ज पर यूनिट एरिया के साथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके साथ मैच करेगी? विद चार्ज वॉल्यूम। और डिस्क्रीट चार्ज किसके साथ मैच करेगा? 4 के साथ। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस होता है? देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस होता है? ऑप्शंस क्या गिवन है? ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल, which has negative potential, which has positive potential, which has zero potential. So नाम से ही पता लग रहा है इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वी, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल जो है यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो यहाँ पे तो आपको आगे ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑप्शन वाज करेक्ट, दैट अ सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? दैट व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेजुअली inserted between the plates of an isolated parallel plate capacitor, the energy of the system decreases. क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए
अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आई एम इंसर्टिंग अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। पहले तो आप सबको डाइइलेक्ट्रिक क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है जिसके अंदर चार्जेस इंड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है? एन इंसुलेटर ऑन व्हिच चार्जेस कैन बी इंड्यूस्ड इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। तो जब एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो वो कह रहा है जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाता है। आपको बताना है ये बात ठीक है या गलत है? पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। कह रहा है फोर्स तो डिक्रीज ही करेगा। अब हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है और 2 जो है वो 1 का रीजन है, या फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलग-अलग से ठीक है, बट 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। हमें बताना है क्या चीज़ ठीक है। तो देखो भई, पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि व्हेन यू इंसर्ट, व्हाट डू यू डू व्हेन यू इंसर्ट डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है और जो पोटेंशियल है वो K टाइम्स कम हो जाता है, V बाय K हो जाता है, ठीक है? इतनी बात पता होनी चाहिए। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, है ना? सो U डैश क्या होगा? हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। मैं इन सबकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो U डैश आएगा हाफ सी डैश की जगह सी के सी इंटू वी डैश की जगह वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यू डैश आएगा हाफ सी वी स्क्वायर बाय के, और ये हाफ सी वी स्क्वायर तो पुरानी वाली एनर्जी है, तो यू डैश आ जाएगा यू बाय के। इसका मतलब इसका मतलब कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर गई, यू डैश जो आ गया वो यू बाय के आ गया, जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर गई, कितना टाइम्स डिक्रीज कर गई? के टाइम्स डिक्रीज कर गई। तो पहली स्टेटमेंट में उसने बोला है कि जब डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो बात ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, फोर्स भी डिक्रीज करता है। तो भाई फोर्स डिक्रीज करता है या नहीं, ये चेक करने के लिए यू नो दैट F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, है ना? क्योंकि मीडियम आ गया। तो जो एप्सिलॉन होता है वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं जो नया फोर्स है F डैश। सो F डैश जो है वो F बाय K के इक्वल आ गया। एफ डैश जो है वो एफ बाय के क्या आ गया? इक्वल आ गया है ना? तो मतलब फोर्स भी डिक्रीज कर रहा है के टाइम्स। तो यस, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 उसका रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हो रही है। सो यू विल से दैट कि जब हाँ डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ठीक है एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये बात ठीक है। फोर्स जो है वो भी डिक्रीज करेगा, ये बात भी ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग से ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट and statement 2 is also correct, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. So B option is correct. Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से है। देखिए, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवा रही हूँ, है ना? बट दिस ईयर दिस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस में पोटेंशियोमीटर मेंशन नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बट इस साल ये सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, एक जो पोटेंशियोमीटर है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर? आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, है ना? तो सी, जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आई गेस ये समझ आएगा, अदरवाइज़ पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन डायरेक्टली किसी को ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि वन्स यू नीड टू स्टडी द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम पढ़ लेते हैं इसको। सो ए बी जो है पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ए है, ये बी है, और इफ द वैल्यू ऑफ आर इज इंक्रीज्ड, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए, मतलब रेजिस्टेंस की इस वायर के, इन विच डायरेक्शन बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट। ठीक है, देखो बैलेंस पॉइंट यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ही अगेन सेटिस्फाई होती है यहाँ पे भी। देखो बैलेंस पॉइंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, है ना? मान लो यहाँ बैलेंस पॉइंट आया है, तो ये जो रेशो है बेसिकली, अगर मान लो पहले की रेशो R1 बाय R2 है, तो अगले का अगर बैलेंस पॉइंट बढ़ गया, तो इस अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बैलेंस पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ताकि रेशो क्या रहे? मेंटेन रहे। तो आप कह सकते हो कि जो ए बी का वो है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स डी। ठीक है, अगेन
नाउ दिस इज रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ये जो स्टेप्स हैं ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्लेस करने हैं। देखो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है पहले तो आपको पता होना चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया था, है ना? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जैसे अगर सपोज करो ये एक आयरन की ऐसे है ना? और यहाँ स्प्रिंग है, ये इससे अटैच है और यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड मैग्नेट्स लगे होते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फ़ायदा होता है ताकि सारी की सारी फील्ड लाइन्स यहीं से पास करें, एक भी फील्ड लाइन ऐसी ना हो जो हमारी वेस्ट हो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाई जाती है, ये आयरन का कंटेनर है। अब क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट जब यहाँ से इंसिडेंट होती है, यहाँ एक कनकेव मिरर होता है, ठीक है? यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है, कनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या करती है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है और यहाँ से बीम ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे रीडिंग शो करती है हमें। मान लो ये 0 है, ये फिर अब ये कैसे करती है, जैसे ही देखो जैसे ही आपने करंट पास किया इस वायर में से, करंट पास किया तो ये आस-पास क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सारा करंट यहाँ से जा रहा है ना? तो ये जो करंट जा रहा है, ये अपने आस-पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है? और एक मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर से लगाई हुई है। एक मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर से लगाई हुई है और एक जब आप करंट फ्लो करवाओगे, एक्चुअली आपने करंट मेजर करवाना है कि करंट है कितना? जो भी करंट है आपने उसको डाला गैल्वेनोमीटर के अंदर, जैसे ही भेजा, तो ये अपने आस-पास मैग्नेटिज़्म जनरेट करेगा। एक मैग्नेटिज़्म बाहर से लगाया गया है। तो जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली जो कॉइल है इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, ठीक है? उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी एंड एज़ अ रिजल्ट इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगा। ये जो कॉइल है ना इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी। ये कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी, लेकिन रोटेट करने की अब हर चीज़ इस दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है। पहले बड़ी स्टेबल थी। जैसे ही फोर्स लगा, टॉर्क लगा, ये रोटेट कर गई। रोटेट कर गई तो वापस आने की कोशिश करेगी, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दैट इज़ टाउ इज़ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, पढ़ा है ये सबने? इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है? तो जितनी दूर तक ये जाएगी, देखो जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उतनी ही बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी और उतनी ही दूर ये एक बार जाएगा, ठीक है? पॉइंटर जाएगा। तो वहाँ पे हम रीडिंग कैलिब्रेट कर लेते हैं। अब कौन-सा पॉइंटर जाएगा देखो, पहले जब करंट नहीं जा रहा, जब इसमें से करंट पास नहीं कर रहा, तो लेज़र लाइट मान लो यहाँ से लाइट जा रही है, ये इस पॉइंट पे फोकस हो रही है। ये रीडिंग तुम्हें पता है। फिर तुमने जब इसमें से करंट पास किया तो एक चाहे बहुत मोमेंटली पर ये जो लेज़र लाइट है अब यहाँ पे कैलिब्रेट कर रही है। ये जो डिफरेंस है ये कैलकुलेट कर लिया जाता है। मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द करंट, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन और वहाँ से करंट मेजर किया जाता है। तो अब आपको स्टेप्स पता लग जाएँगे क्या-क्या है। सबसे पहले क्या है द कॉइल सबसे पहले देखो, सब में ही पहले ई ऑप्शन है। पहले तो ई ऑप्शन पढ़ो कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा NIAB sin थीटा लगेगा टॉर्क, बिल्कुल ठीक बात है, लगेगा टॉर्क। इसके बाद जैसे ही टॉर्क लगेगा तो जो पॉइंटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ये बात भी ठीक है ना? पॉइंटर रोटेट करेगा, पॉइंटर ने रोटेट किया उसके बाद जैसे ही पॉइंटर रोटेट करेगा वो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और वो वापस आने की कोशिश करेगा, तो देन इज़ द फोर्थ ऑप्शन तो ये है हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ ऑप्शन ये है, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद पॉइंटर इक्विलिब्रियम पोज़ीशन पे आएगा और टॉर्क जो है वो हो जाएगा, है ना? तो दिस विल बी योर फोर्थ एंड फिफ्थ क्या होगा आपका? सी एक सेकंड ई, ए, ई के बाद डी नहीं, ये बी वाला ऑप्शन आएगा। एक सेकंड, ई के बाद आएगा ए। हाँ जी, ई के बाद सी आएगा। ई के बाद सी क्यों आएगा? समझ आ रहा है? पहले टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने के बाद टॉर्क लगने के बाद पॉइंटर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहले टॉर्क लगेगा फिर पॉइंटर रोटेट करेगा, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है, ये पोटेंशियोमीटर पे है, लेट्स लीव इट, है ना? इसके बाद आ जाते हैं कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, कैरीज अ कांस्टेंट करंट आई, ये एक लूप है, इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट आई मूव कर रहा है
इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ लूप, मैंने पैरेलल बना दिया, मतलब ये लगा लो ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, आईआरबी, 2 आईआरबी, 0 या आईआरबी? बिल्कुल सिंपल है, बच्चे पता नहीं क्या-क्या कैलकुलेट करके क्या-क्या दिमाग में फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे। अरे भाई एक बात सुनो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कोई फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, व्हाटएवर द शेप इज, शेप सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, फोर्स लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। टॉर्क तो हमेशा लगेगा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट फोर्स हमेशा तब लगेगा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ टॉर्क फोर्स नहीं लगेगा, तो आंसर सीधा क्या आएगा आपका, 0। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द, अब अगर आप बाहर से फील्ड लगाओ तो वो मैग्नेटाइज स्ट्रांगली हो जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। सॉफ्ट आयरन जो है, इट इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटीज पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है। भाई देखिए क्लियर सी बात है कि जो डायामैग्नेट्स होते हैं वो तो मैग्नेटाइज होते ही नहीं है, वो तो मैग्नेटाइज होते ही नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए उनकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है। तो पहला और लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन में लिखा गया है कि डायामैग्नेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल गलत। और इनकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव और स्मॉल होती है, पॉजिटिव तो होती ही, नेगेटिव होती है, क्योंकि ये तो मैग्नेटाइज ही नहीं होते इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिफ्थ भी गलत हो गया। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ये बात भी ठीक है। सॉफ्ट आयरन जो है दैट इज सुटेबल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बात भी ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मटेरियल मैग्नेट्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब जिनको, मतलब जब तक आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो दे आर गोइंग टू एक्ट एज मैग्नेट, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज मैग्नेट। इसके लिए उनकी जो रिटेंटिविटी होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए, दे शुड हैव लो रिटेंटिविटी। और यस आयरन की रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी दोनों लो होती हैं, तो इसीलिए उसका यूज किया जाता है टू मेक द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये बात भी ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट बी सी डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हम क्या कहेंगे, जो बी सी डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। एक करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, कब तक एग्जिस्ट करती है? एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन वायर, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक एग्जिस्ट करेगी। इवन आफ्टर रिमूविंग द करंट, अगर करंट रिमूव कर देंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ओनली फ्यू सेकेंड्स तक। अगर करंट रिमूव कर दिया उसके कुछ फ्यू सेकेंड्स तक रहेगी, नन ऑफ दीज। तो देखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जब तक करंट फ्लो करता है, जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देता है मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाती है। तो यू विल से दैट कि एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द वायर देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही करंट हटा दोगे मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाएगी, ठीक है। नाउ इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन। अगेन बच्चे यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं की जा रही है, ये वीडियोस तभी देखने का फायदा है या तो आपके पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर आप जस्ट एक एनालाइज कर रहे हो कि मेरे को हाँ इस टॉपिक पे वर्क करने की क्वेश्चन जरूरत है, या फिर आप सीयूईटी के लिए एक बार रिवाइज कर चुके हो, है ना। ओनली देन इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं दी जा रही है, यहाँ क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करवाया जा रहा है। डिटेल के लिए यू हैव टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 ऑफ अप्रैल, ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, पॉजिटिव आयंस को, या नेगेटिव आयंस को। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल को तो वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी स्पीड बढ़ जाती है साइक्लोट्रॉन में कि जो मास है वो ही, क्योंकि उन्होंने ना कि मास जो है ना, मास इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास वेरी करता है स्पीड के साथ। अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना स्टार्ट कर देती है तो मास जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
तो जब आप इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हो साइक्लोट्रॉन के अंदर, उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना स्टार्ट कर देती है। वो इतना हेवी हो जाता है दैट वी लूज़ द पार्टिकल, हम पार्टिकल को लूज़ कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, साइक्लोट्रॉन कभी न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा सकता। हाँ, पॉजिटिव आयन्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी नहीं, वो हल्के होते हैं, तो पॉजिटिव आयन्स इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? सो यू नो दैट फाई बेसिक पे आ जाओ। अब किसी-किसी को लगता है मैंने फ्लक्स में वेबर पढ़ा है, भई दिस इज़ द सीजीएस यूनिट, ठीक है? एसआई मैक्सवेल है, मैक्सवेल यहाँ मेंशन नहीं है। अब फिर एसआई क्या है यहाँ पे? तो देखिए, और ये चीज़ याद रखना दैट 1 मैक्सवेल इज़ इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 4 वेबर, ठीक है? अ, बेसिक पे आ जाओ। फाई का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? वोल्ट पर मीटर होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल हो जाएगा, तो फ्लक्स की यूनिट क्या आ जाएगी? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। जब भी वो अपनी यूनिट निकालनी है, आपने बिल्कुल बेसिक पे आ जाना है। आपने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पे आ जाना है। यू विल कैलकुलेट इट वेरी एक्यूरेटली, ठीक है? ओके, नाउ कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर अप्लायंसेस नीड मोर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर। आपने बताना है कि कैपेसिटर किन सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए या पावर चाहिए। तो भई कैपेसिटर उस सर्किट में कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे आपको करंट चाहिए, क्योंकि ये चार्ज स्टोर करता है ना, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा करंट आएगा, है ना? सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ससेप्टेबिलिटीज़ पॉजिटिव एंड लार्ज फोर्स। ससेप्टेबिलिटी किस मटेरियल के लिए पॉजिटिव और लार्ज है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो भई डाया के लिए तो नेगेटिव होती है, अभी आपको समझाया क्योंकि वो मैग्नेटाइज़ ही नहीं होता इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फेरो और पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं व्हिच गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों की ही ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है, ये बात तो पता है। पर लार्ज किसकी होती है? फेरो की। लार्ज किसकी होती है? फेरो की। तो ससेप्टेबिलिटी इज़ लार्ज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ठीक है? कौन सी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की? दैट फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेट डायामैग्नेट बन जाता है या लो टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन जाता है। तो भई पहली बात, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा लो, घटा लो, ये डीट हैं, इन्होंने मैग्नेटिज्म शो नहीं करना तो नहीं करना। मतलब ये इनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट होती है। दे इट नेवर चेंजेस। बट जो फेरोमैग्नेट्स होते हैं, फेरोमैग्नेट्स जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। देखो क्या होता है, जैसे-जैसे फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है उसमें एटम्स जो होते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएँगे, टेम्परेचर बढ़ाते-बढ़ाते इन एटम्स को भी, इन डोमेन्स को भी एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के कारण इनका अलाइनमेंट थोड़ा-सा रैंडम हो जाता है और इनका थोड़ा-सा मैग्नेटिज्म लूज़ हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट फेरोमैग्नेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय क्यूरी। तो यहाँ पे क्यूरी लॉ भी आया था। क्यूरी लॉ क्या कहता है कि व्हेन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किसमें चेंज हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो उसका जो कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है कि ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम होती है किसकी? फेरोमैग्नेट्स की। मतलब पहले तो ससेप्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, डोमेन्स को, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स को थोड़ी-सी एनर्जी मिलती है एंड एज़ अ रिजल्ट उनका अलाइनमेंट यूनिफ़ॉर्म होने की बजाय थोड़ा-सा रैंडम हो जाता है एंड एज़ अ रिजल्ट वो मैग्नेटिज़्म थोड़ा-सा लूज़ कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेट में बदलता है लो टेम्परेचर पे? नहीं, हाई पे बदलता है। ठीक है? हाई पे फेरो डाया में बदल जाता है, गलत। प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक डज़ नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये भी गलत। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये सही। ठीक है? नेक्स्ट, मटीरियल सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन-सा मटीरियल सुटेबल है? मस्ट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपने क्या बनाना है? अपने परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि जिसको एक बार मैग्नेट बना दिया, तो वो अपना मैग्नेटिज्म ना छोड़े। मैग्नेटिज्म ना छोड़े मतलब उसकी कोरेसिविटी भी हाई और उसको मैग्नेट बनाना भी आसान हो, है ना? एक तो उसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी मतलब कि अगर
सपोज़ एक बार उसको मैग्नेट बना दिया, तो वो उसको पकड़ के रखे, ठीक है? उसको छोड़े ना। दूसरा, अगर कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए, अपोज़िट डायरेक्शन में उसको डीमैग्नेटाइज़ करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा फील्ड लगानी पड़े ताकि वो अपना मैग्नेटिज़्म छोड़ ही ना पाए, तभी तो वो परमानेंट है ना। आप इतनी फील्ड अपोज़िट डायरेक्शन में लगाई जा रहे हो ताकि उसका मैग्नेटिज़्म खत्म हो जाए, पर वो अपना मैग्नेटिज़्म नहीं छोड़ रहा है, तभी तो वो परमानेंट है। तो इट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। क्लियर? तो यहाँ पे एंड हाई परमिएबिलिटी भी, परमिएबिलिटी तो हाई होनी ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को पास करने देगा तभी तो मैग्नेट बनेगा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ हिस्टेरिसिस इज़ द फिनोमेना ऑफ लेगिंग ऑफ। हिस्टेरिसिस क्या है? देखिए हिस्टेरिसिस की डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना? कि हिस्टेरिसिस लॉस कैसा होता है। बेसिकली अगर एक लाइन में समझाऊँ तो, अगर हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर डोमेन्स होते हैं। व्हाट आर डोमेन्स? डोमेन्स वो रीजन होते हैं जहाँ पे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? अलाइन्ड होता है। ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये भी, है ना? तो इन डोमेन्स को जब बाहर से एनर्जी दी जाती है, तो सारे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, तो सारे के सारे डोमेन्स इसी डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं एंड दैट इज़ व्हाई दे एक्ट एज़ वेरी गुड मैग्नेट्स, है ना? इन इन डोमेन्स की वजह से ही। तो हिस्टेरिसिस होता है भई लैगिंग बिहाइंड ऑफ, यहाँ एच है, यहाँ आई है। आई जब एच से पीछे रह जाता है, एच या बी एक ही बात है। तो आई जब एच या बी से पीछे रह जाता है, अप्लाइड फील्ड से पीछे रह जाता है, दिस इज़ नोन एज़ योर हिस्टेरिसिस, ठीक है? और हिस्टेरिसिस लॉस कम होना चाहिए फॉर अ गुड मैग्नेट, ओके? क्योंकि अगर हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा है ना, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है हिस्टेरिसिस को में ही, ठीक है? तो हिस्टेरिसिस लॉस कम होना चाहिए और लॉस किसी भी तरीके का हो, कम ही होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट्स आर सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ। परमानेंट मैग्नेट्स क्या हैं? कैसे होने चाहिए परमानेंट मैग्नेट्स? दे शुड बी फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पैरामैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, anti-ferromagnetism at room temperature for a long period of time, diamagnetism at room temperature for a long period of time। भाई परमानेंट मैग्नेट्स हमेशा फेरोमैग्नेट्स ही बनाते हैं क्योंकि दे हैव हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। एक बार मैग्नेट बन गए तो उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, और अगर डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करोगे तो अपोजिट में बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगानी पड़ेगी, और ऐसी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? सिर्फ फेरोमैग्नेट्स ही शो करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, this is based upon Faraday's laws. So again, this is kind of assertion reason question. तो statement 1 क्या है? Faraday's laws are consequence of law of conservation of energy। मतलब Faraday law जो है law of conservation of energy को follow करते हैं। सेकंड है, in a purely resistive circuit current lags behind EMF in phase। ठीक है? तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट ईएमएफ से पीछे होता है। देखिए पहली बात, अगर कोई चीज लो कहलाई गई है, तो वो तभी कहलाई गई है जब वो हर चीज के लिए वैलिड है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो फैराडे लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही है, वो फॉलो करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही ठीक है। दूसरी बात, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे है। मैंने आपको 2024 के प्रीवियस ईयर में भी समझाया था। देखो करंट जो है वो आगे होता है, किससे? ईएमएफ से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। करंट जो होता है वो ईएमएफ से पीछे होता है, किसमें? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। और जो करंट है वो इन फेज होता है ईएमएफ के प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। अब यहाँ रेजिस्टिव सर्किट है भई, तो वो आगे कैसे होगा? ना आगे होगा ना पीछे होगा। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन-सा ठीक होगा? सी वाला। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट, लेंज़ेज़ लॉ प्रोवाइड्स द रिलेशन बिटवीन। लेंज़ेज़ लॉ किसके बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले तो लेंज़ेज़ लॉ पता होना चाहिए। लेंज़ेज़ लॉ क्या कहता है? कि करंट किसी भी देखो फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने बोला था, जैसे ऑस्टर ने बोला कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। फैराडे ने सोचा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाते हैं। फैराडे ने करंट बनाया मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। फैराडे ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो करंट इंड्यूस होगा, और अगर कहीं पे करंट है तो ईएमएफ तो है ही, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगी। फिर लेंजेस ने बोला कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो अपने बनने के कारण को अपोज करेगी। जो भी उसके बनने का रीजन होगा उसको वो क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है? तो बेसिकली जो ये लॉ है वो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी।
तो ये यहाँ से नेगेटिव साइन क्यों आता है? ड्यू टू लेंज़ेज़ लॉ आता है। तो बेसिकली लेंज़ेज़ लॉ किस-किस के बीच में रिलेशन दे रहा है? ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच बीच में। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। So the last question for today is two identical coaxial circular loops carrying current I and circulating in the same direction. If both the loops approach each other, मान लो ये भी इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, you will observe current will in both will increase या डिक्रीज हो जाएगा या सेम रहेगा। वन में इंक्रीज होगा, अदर में डिक्रीज होगा। देखिए भई, अगर दो लूप्स पास पास एक दूसरे के करंट कैरी कर रही हैं, ठीक है? 2 सर्कुलर लूप्स हैं, जो एक-दूसरे के पास करंट कैरी कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में कर रही है, डज़न्ट मैटर। करंट कैरिंग वायर के आस-पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये अपने आस-पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट क्या होगा, ये दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसका चेंज होगा, इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे कहता है जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो दोनों ही कॉइल्स में इंड्यूस करंट होगा। करंट क्या होगा, दोनों ही कॉइल्स में इंड्यूस होगा। और इस तरह से होगा कि वो अपने बनने के कारण को अपोज़ करेगा, है ना? तो यहाँ पे ओवरऑल करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। तो हर दोनों वायर्स में जो करंट है बेसिकली जो करंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और you need to subscribe the channel. You need to, okay? You need to subscribe the channel if you want more such videos, as we are going to bring a crash course which is also free of cost for you. So that is going to again start from 7 of April. And for the free content, for free PDFs, you can basically join the Telegram channel, Vigyanis. And thank you for watching. Do like the video, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you so much.